हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ सीटेट 30 डे सीरीज़ जो है यहाँ पे शुरू की है, जिसका आज है हमारा डे 2, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ हार्वर्ड गार्डनर जो कि आपकी बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी और साथ ही साथ मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और जैसा कि मैंने डे 1 में आपके साथ ये चीज़ क्लियर किया था कि ये सीरीज़ आपके एग्जाम से 10 से 12 दिन पहले ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ताकि आप लोगों को रिवीजन के लिए भी टाइम मिले। और अगर आप ऑनेस्टली इस सीरीज में बने रहते हैं तो आप लोग यहाँ पे 120 प्लस जो है सीटेट में इजीली स्कोर कर पाएंगे। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो इस सीरीज के साथ आप ईमानदारी से यहाँ पे जुड़े रहिए। तो चलिए आज के सेशन हम शुरू करते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा से क्लास को शुरू करें। अब अगर मैं समावेशी शिक्षा इस टॉपिक की बात करूं तो देखिए ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पेपर में यहाँ पे 2 से 3 नंबर आपको ये टॉपिक दिला देगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट भी जुड़े हुए हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली यहाँ पे डिस्कस करूंगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमारा जो मेन टॉपिक है हम वही देखेंगे जो कि है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके अलावा यहाँ पे आपसे पेपर में यहाँ पे इंटीग्रेशन के बारे में भी पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी कि इंटीग्रेशन में एकीकृत शिक्षा में क्या फ़र्क है। और साथ ही साथ इसके अलावा एक और टर्म है बहिष्करण और साथ ही साथ पृथकीकरण। अब ये सभी टर्म हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब अगर आप इन डायग्राम्स को बहुत गौर से देखें तो देखिए यहाँ पे मैंने साइड में बना रखा है कि ये जो बच्चा है ये नॉर्मल स्टूडेंट के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये जो डॉटेड लाइन है ये स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे है। अब देखिए अगर इन डायग्राम को आप देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हम किस तरीके से बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा का ये कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो कक्षा हो उसमें जो आपके नॉर्मल जो स्टूडेंट हो उसके साथ साथ हम क्या करें, स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम साथ में इकट्ठा मिलके पढ़ाते हैं। और इस तरीके में यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन में इसमें फ़ायदा ये है, इसमें जो स्कूल होगा या फिर जो क्लासरूम होगी उसको यहाँ पर मॉडिफाई किया जाता है, उसमें चेंज किया जाता है बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार। यानी कि ये सबसे आइडियल मेथड माना जाता है जिसके अंदर हम बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान देते हैं और बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार ही हम अपनी कक्षा में क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। अब देखिए अगर मेरी कक्षा में एक ऐसा बच्चा है जिसको विजुअल यहाँ पे इम्पेयरमेंट है यानी कि उनको देखने में दिक्कत है और अगर मैं क्लासरूम में चारों तरफ से चार्ट ही चार्ट लगा दूँ तो उस बच्चे को दिखेगा नहीं, तो बच्चा सीखेगा कैसे। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी क्लासरूम को इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि वहां पर बच्चों के नीड के अनुसार मैं चीजें कर पाऊं। और यहां पर क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन में हर बच्चे को अवसर दिया जाता है, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और क्लासरूम कैसी होगी, जिसमें नॉर्मल स्टूडेंट को स्पेशल नीड वाले बच्चों के साथ पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, एकीकृत शिक्षा की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनको एडमिशन तो दिया जाता है, बट उनको कहा जाता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट को यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ता है। स्टूडेंट यहाँ पे एडजस्ट करता है और यहाँ पर स्कूल और क्लासरूम अपने आप को अलग से मॉडिफाई नहीं करते। तो इस तरीके से यहाँ एडमिशन तो मिल जाता है बट बच्चे को यहाँ दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर एक ऐसी क्लास होगी जिसमें उनके नीड के अनुसार चीज़ें नहीं होंगी तो यहाँ पे बच्चे को दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो आपको मेजर डिफरेंस यहाँ पे इन दोनों में क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर बच्चे को एक साथ मिलकर पढ़ाया जाता है और बच्चों की नीड के अनुसार चीज़ें मॉडिफाई की जाती हैं। यहाँ पर बच्चे को खुद एडजस्ट करना पड़ता है, बच्चा परेशान भी हो सकता है बट बच्चे को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, बहिष्करण की अगर हम बात करें तो इसमें हम एडमिशन ही नहीं देते। जो स्पेशल नीड या फिर यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे होंगे उनको एडमिशन ही नहीं दिया जाता। और अगर आप ओवरऑल तरीके से देखें तो ये तो बहुत नेगेटिव हो जाता है, ये तो नेगेटिव सेंस है, तो इसको तो इस ऑप्शन को तो आपको चुनना ही नहीं है। इसके अलावा अगला टर्म है यहाँ पे सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन जो कि है पृथकीकरण। सेग्रीगेशन में क्या किया जाता है, यहाँ पर एडमिशन तो नहीं दिया जाता जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं,
बट इनके लिए अलग से स्पेशल स्कूल जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर हम सेग्रीगेशन की बात करें, ऐसे बच्चे जिन्हें ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत है उनके लिए तो स्पेशल नीड वाले स्कूल बनाने की रिक्वायरमेंट है। बट ऐसे बच्चे जिनकी जो दिक्कतें हैं वो आपके माइन्यूट अगर हैं तो उनको यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना चाहिए, ना कि अब देखिए इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, बट इंटीग्रेट करते करते हमें यहाँ पे क्या करना है, बच्चों को हम लोगों को यहाँ पे स्कूल में लेके आना है। बट इंटीग्रेशन के साथ साथ हमें क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन को टारगेट करना है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है कि स्कूल अपने आप को मॉडिफाई करता है और ये तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आपको आई होप ये चारों टर्म तो यहाँ पे क्लियर हुए होंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है कि हम नॉर्मल स्टूडेंट्स और स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट को साथ में पढ़ाएंगे और स्कूल जो होगा, क्लासरूम जो होगा, उसको मॉडिफाई करेंगे ताकि बच्चों की नीड, बच्चों की ज़रूरत है वो पूरी हो सके। यहाँ क्या है, यहाँ एडमिशन दे दिया बट यहाँ पे स्कूल एडजस्ट नहीं कर रहा, क्लासरूम एडजस्ट नहीं हो रही, यहाँ पे बच्चे को एडजस्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर बच्चे को दिक्कत भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम एक्सक्लूजन की बात करें तो इसमें तो एडमिशन ही नहीं दिया जा रहा। अगर हम सेग्रीगेशन की बात करें तो यहाँ पर उन्हें एडमिशन ना देके उनके लिए अलग से स्पेशल स्कूल जो है वो बनाया जाता है। अब देखिए, अगर आपके पेपर में ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसके क्वेश्चन आए तो आपको कुछ टैग वर्ड जो है ये पता होने चाहिए। वो टैग वर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, फिर हम अगले स्लॉट की तरफ जाएंगे और पहले हम लोग यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम हार्वर्ड गार्डन की थ्योरी और मैथ्स के कुछ ट्रिक को डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि आपके पेपर में इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा का कोई क्वेश्चन आए तो आपको कौन से ऑप्शंस पे यहाँ पे गौर करना है और कौन से ऑप्शंस को इग्नोर करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि हम बच्चे को अवसर देंगे, हम अपॉर्चुनिटी देंगे। तो देखिए, ऐसे ऑप्शन जिसमें आपको अवसर यानी कि जो अपॉर्चुनिटी है ऐसा कोई वर्ड आपको मिल जाए तो वो ऑप्शन उस क्वेश्चन का आंसर होगा। साथ ही साथ इसके अंदर क्या बोला जाता है, इसके अंदर इक्विटी पे फोकस किया जाता है, यानी कि समता पे फोकस किया जाता है, जिसका मतलब क्या है कि हम हर बच्चे को यहाँ पे उनकी ज़रूरतों के अनुसार हम समान तरीके से जो ज़रूरतें हैं उनकी वो प्रदान करेंगे, यानी कि जो उनकी नीड है उनके अनुसार ही हम उन्हें चीज़ें देंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला जाता है, अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पे टीचर को रखना पड़ेगा, यानी कि एक सकारात्मक तरीके से टीचर के माइंडसेट होना चाहिए कि वो बच्चों की नीड को यहाँ पे समझे। तो जैसा कि यहाँ पे एक नीड शब्द आ गया, ये नीड शब्द भी आपको ढूंढना है, यानी कि जो बच्चे की ज़रूरत हो। अगर आप बच्चे की ज़रूरत के अनुसार काम नहीं करेंगे तो बच्चे को यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखना है जो कि है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम। ये जो IEP है ये आपका यहाँ पे फोकस किया जाता है। IEP क्या है कि अब देखिए, आपकी कक्षा में हर तरीके का बच्चा है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसी क्लासरूम जिसमें एक नॉर्मल बच्चा भी है, एक डिफरेंटली एबल बच्चा भी है, फिर एक नॉर्मल बच्चा है, यहाँ पे डिफरेंटली एबल बच्चा है, हर तरीके का, यहाँ पे एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बच्चा है। हर बच्चे की अपनी अपनी ज़रूरत होगी। तो बच्चे की ज़रूरत के अनुसार हम क्या करेंगे, बच्चे की ज़रूरत को ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, एक प्लान करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर ये इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम को फॉलो करता है, या फिर आप कह लीजिए इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान को फॉलो करता है। उसके अनुसार बच्चे की ज़रूरत देखी जाती है कि बच्चे की नीड क्या है, और जो बच्चे की नीड होती है उसके अनुसार हम यहाँ पे TLM को तैयार करते हैं। TLM क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, ताकि बच्चों की नीड जो है ये पूरी हो सके। और आपको इन सभी वर्ड्स को ध्यान में रख के ही इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चंस को टिक करना है। तो चलिए, अब मैं आपके साथ कुछ प्रश्नों को लेके आई हूँ जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन पे बेस्ड है, यानी कि समावेशी शिक्षा पे आधारित है। इन टर्म्स को ध्यान में रखेंगे, उस फिगर को ध्यान में रखेंगे और उन क्वेश्चंस को करेंगे। इसके बाद हम सेकंड स्लॉट पे जाएंगे जो कि हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अब चलिए, मैं आपके साथ कुछ प्रश्नों को डिस्कस करती हूँ जो कि समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन पे बेस्ड है। और पहला ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे बोल रखा है, ये जो समावेशी शिक्षा होता है ये किसका निष्कासन करता है, यानी कि किसका एलिमिनेशन करता है, वो भी अलग अलग तरीके से। तो पहले ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है प्रस्तुतिकरण यानी कि रिप्रेजेंटेशन का, इसके अलावा एक्सप्रेशन का यानी कि अभिवृत्ति का, इसके अलावा एंगेजमेंट का, या फिर भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का।
अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन का जो एम है वो क्या है कि सबको शिक्षा हमें देनी है और सबके साथ देनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये किसका निष्कासन करता है यानी कि किसका एलिमिनेशन करता है, तो ये चाहता है कि हम कभी भी बच्चे के साथ भेदभाव ना करें, हम बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, इसका ये एम रखा गया है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। अब चलिए मैं आपके साथ अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करती हूँ। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें हमसे पूछ रखा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है किस तरीके की आवश्यकताओं को, किस तरीके की ज़रूरतों के लिए काम करता है, मतलब किस तरीके की ज़रूरतों को पूरा करता है। अब यहाँ पे पहले बोल रखा है स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी यानी कि इनकी ज़रूरत को पूरा करता है, या फिर स्टूडेंट विद इमोशनल डिफ़िकल्टी, या फिर स्टूडेंट हु आर टैलेंटेड यानी कि जिनमें टैलेंट होता है, और या फिर स्टूडेंट फ्रॉम लो इकोनॉमिक स्टेटस। अब देखिए यहाँ पर अगर हम फिर से इंक्लूसिव एजुकेशन के पूरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें हमें हर तरीके के बच्चे को लेना है, चाहे वो उसके अंदर डिसेबिलिटी हो, चाहे वो इमोशनली यहाँ पे डिफ़िकल्टी से जूझ रहा हो, चाहे वो एक टैलेंटेड बच्चा एक नॉर्मल बच्चे में आ जाएगा, इसके अलावा चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रहा है, हमें हर बच्चे को यहाँ पे एक साथ समान तरीके से देख के हमें पढ़ाना है। इस वजह से इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है करेक्ट है, यानी कि हमें चारों तरीके के बच्चों को यहाँ पर इनकी ज़रूरतों को हमें पूरा करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने यहाँ पे बोल रखा है इन ऑर्डर टू मीट नीड ऑफ स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी बी इफेक्टिव। अब देखिए ऑटिज्म क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए ऑटिज्म एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो सोशली अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देता है। बच्चा जो होता है जल्दी आई कांटेक्ट नहीं बनाता, यानी कि दूसरों से घुलने मिलने में उसे घबराहट होती है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि लास्ट ऑप्शन में कि उन्हें एक स्पेशल सेक्शन के साथ सिर्फ टीच किया जाए। तो देखिए ऐसा कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ओनली के साथ कोई ऑप्शन आए वो उस क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ओनली वाली चीज़ों को सीमित कर देती है। इसके अलावा सी ऑप्शन में आस्क देम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप। अब देखिए सीधा हम बोलेंगे कि एक बड़े से ग्रुप के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करो तो वो घबरा जाएगा, और घबरा जाएगा तो वो कुछ बोलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे ऑटिज्म है, तो ये भी यहाँ पे सही नहीं है। इसके अलावा कीप वेरिएशन एंड मेक फ्रीक्वेंट चेंजेस इन क्लासरूम सेटिंग। अब बोल रखा है कि हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को क्लासरूम की सेटिंग में बार बार चेंज करते रहना है। अगर हम बार बार चेंज करेंगे तो उसके नए नए दोस्त बनेंगे, और नए नए दोस्तों के साथ वो जल्दी इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक तरीके से उतना सूटेबल नहीं है। अगर बच्चे को ऑटिज्म है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे टीचिंग अप्रोचेस को यहाँ पे कंसिस्टेंट तरीके से रखना होगा, और ऐसे टीचिंग अप्रोचेस को ध्यान में देना होगा जो कि उन बच्चों को एक तरीके से एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे जहाँ पे वो एक्सप्रेस करने के लिए खुद सामने से तैयार हों। इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोल रखा है। इंक्लूसिव एजुकेशन का इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल माना जाता है, इनमें से कौन सा एक सिद्धांत जो है यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के लिए सही है। तो देखिए यहाँ पे सेग्रीगेशन यानी कि पृथकीकरण कर रहे हैं, ये तो गलत है। सेग्रीगेशन मतलब अलग कर देना, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सबको साथ में जोड़ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। प्रीजज यानी कि यहाँ पे पक्षपात करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा इक्वालिटी और इक्विटी में, अब देखिए इक्वालिटी और इक्विटी में क्या फ़र्क होता है। इक्विटी में हम हर किसी की नीड के अनुसार काम करते हैं, और इक्वालिटी में हम सबको समान एक तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें उनकी ज़रूरतों को टैकल करना है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ पे बोल रखा है कि एक ऐसा आपकी कक्षा कक्ष, एक ऐसी क्लासरूम जहाँ पर जो विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट है उनका इंक्लूजन अगर करना है, यानी कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें किस तरीके का समावेशन करने की ज़रूरत है। अब देखिए अगर आपकी कक्षा में एक ऐसा बच्चा है जिसको देखने में दिक्कत है, तो आप यहाँ पे ऐसा तो नहीं करेंगे कि उसे साइन लैंग्वेज से पढ़ाएंगे। अब साइन लैंग्वेज से अगर आप पढ़ाएंगे तो आप जब हाथों का इशारा करोगे तो वो चीज़ उसे
दिखेगी नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके अलावा चार्ट पेपर उसे दिखा के क्या फ़ायदा जब उसे दिख ही नहीं रहा। मतलब ऐसी चीज़ें जो देखने लायक हों वो उसके लिए उतनी लाभदायक नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उसको देखने में ही दिक्कत है। इसके अलावा लुक एट देम फ्रीक्वेंटली, अब देखिए लगातार उसकी तरफ देखने से उसे मतलब उसे अगर चीज़ें दिखाई नहीं दे रही तो आप उसको ऑब्ज़र्व करके क्या कर लोगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन जब आप दोगे तो वर्बली देने की कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखता नहीं है बट उन्हें सुनाई ज़रूर देगा और सुन के वो उस इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सप्रेस करने की भी कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है, मतलब समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है पहले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे बोल रखा है टीचिंग स्टूडेंट विद डाइवर्स नीड इन डिफरेंट स्कूल, यानी कि अलग अलग स्कूल में उनकी नीड के अनुसार पढ़ाइए। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है डेवलपिंग अ स्कूलिंग सिस्टम वेयर नीड ऑफ ऑल चिल्ड्रन आर एड्रेस। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिसमें बोल रखा है कि एक ऐसा आप स्कूल सिस्टम, एक ऐसी आप स्कूली व्यवस्था बनाइए जहाँ पर आप हर बच्चे की जो ज़रूरत है उसको आप पहचानने की कोशिश करें। या फिर यहाँ पे बोल रखा है डिवाइडिंग स्टूडेंट इन डिफरेंट सेक्शन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। उनके परफॉर्मेंस के आधार पर वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उसके आधार पर अगर हम प्रदर्शन के आधार पर उन्हें हम बांट देंगे तो यहाँ पे तो हम एक तरीके से पृथकीकरण कर रहे हैं, सेग्रीगेशन कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। और लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे बोल रखा है कि विद्यार्थी को स्कूलों में दाखिला देना और उसे स्कूली व्यवस्था के साथ समायोजन करने को बोलना, यानी कि एडजस्ट करने को बोलना, तो ये भी गलत है। हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को एक ऐसा स्कूल सिस्टम बनाना है जिसमें बच्चों की नीड को हम यहाँ पे एड्रेस कर सकें और उसी के हिसाब से फिर हम क्लासरूम में उन्हें जो क्लासेस हैं वो दे पाएँ। आई होप ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम दूसरे स्लॉट में यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को डिस्कस करें, फिर हम उसके क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत है जिसे हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है इसको मैं डिस्कस करती हूँ। और इस थ्योरी को शुरू करने से पहले आप लोगों को इनके बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोला था कि अगर आप किसी भी बच्चे को देखते हो और अगर आप उस बच्चे को देख के ये बता रहे हो कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है इसीलिए वो इंटेलिजेंट है, तो इनका ये मानना नहीं था। इनका ये मानना था कि यहाँ पर हमारी जो बुद्धि होती है इसके कई सारे आयाम होते हैं, यानी कि हमारी बुद्धि है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, इसके लिए इन्होंने क्या शब्द बोला, इसके लिए बोला कि हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो कैसी होती है, वो मल्टी डायमेंशनल होती है। तो कई बारी आपके पेपर में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार हमारी जो बुद्धि है वो कैसी है, हमारी जो बुद्धि है वो बहुआयामी है। इन्होंने क्या शब्द बोला, हमारी जो बुद्धि है इसके लिए बोला बहुआयामी है, यानी कि कोई एक आयाम से आप ये नहीं बोल सकते कि ये बच्चा बुद्धिमान है और ये बच्चा मूर्ख है। अब देखिए इन्होंने बताया कि हमारे आसपास जो बच्चे होते हैं उनमें अलग अलग तरीके की बुद्धि पाई जाती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसको यहाँ पे वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिनके अंदर देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे शाब्दिक भाषाई। अब शाब्दिक भाषाई यानी कि वर्बल इंटेलिजेंस क्या है, अब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पीच बहुत अच्छी देते हैं, जिनको कई सारे लैंग्वेज में कमांड होता है, तो उनके अंदर इस तरीके की बुद्धि पाई जाती है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर एक बच्चे को कई सारे लैंग्वेज पे कमांड है, कई बच्चे जो स्पीच वगैरह बहुत अच्छे से दे पाता है, कई बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो उनके अंदर यहाँ पे वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है ये देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पर पढ़ने में उतने ज़्यादा आपके स्मार्ट नहीं होंगे, बट यहाँ पे तर्क लगाने में, लॉजिक लगाने में, इसके अलावा जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगी, गणितज्ञ जो समस्या होगी, उनमें उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, कैलकुलेशन उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, लॉजिक वाले क्वेश्चन वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, तब उनके अंदर यहाँ पे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है देखने को मिलेगी। अब आप कहेंगे पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो तो अभी हम देखने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर यहाँ पे इसके साथ साथ ना आप इमेजिन वर्ड लिख देना, जिनके अंदर इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। जो जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके कक्षा में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉडल वगैरह बहुत अच्छे से बनाते हैं, वर्किंग मॉडल वगैरह। ऐसे इंटेलिजेंस और किसके अंदर देखने को मिलती है, जो आर्किटेक्चर होते हैं, जो घर का एक नक्शा बना के देते हैं हमें। इसके अलावा ऐसी जो इंटेलिजेंस होती है मूर्तिकार के पास देखने को मिलती है, जो कि आप लोगों को अलग अलग तरीके की आकृति बनाते हैं। तो ये होती है आपकी स्थानिक या फिर स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं।
कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर शारीरिक गति देखने को मिलती है, यानी कि बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर अपनी बॉडी में बहुत अच्छा यहाँ पे बैलेंस इनको देखने को मिलता है और अपनी बॉडी को लेके ये बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन हो गए जो कि काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं, इनके अंदर यहाँ पे बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि म्यूज़िक में बहुत अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं और म्यूज़िक बहुत अच्छे से इनको यहाँ पे आप देखोगे इनकी वॉइस वगैरह भी बहुत अच्छी होती है, तो उसके अंदर यहाँ पे म्यूज़िकल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा ये दो टर्म हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं और याद अच्छे से रखने हैं। एक है इंटरपर्सनल और एक है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब जो दूसरों की फीलिंग, इमोशन, यानी कि दूसरों को जो बहुत अच्छे से समझ पाए उसको बोलते हैं, उसके इंटेलिजेंस को बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जिसको सेल्फ अवेयरनेस हो। अब देखिए, आप दूसरों के बारे में जानोगे, आपको खुद के बारे में नहीं पता, आपकी खुद की नीड क्या है, आप खुद के फ्यूचर गोल्स क्या है, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जब आप दूसरों की इमोशंस को, दूसरों के फीलिंग्स को, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ पाओ कि सामने वाला क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या आपको कहना चाह रहा है, तो आपके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी। और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जब हमें खुद के बारे में अवेयरनेस होगी। कई सारे बच्चे आजकल जो 7th 8th क्लास में होते हैं उनको पता होता है कि उनको 10th क्लास के बाद ये स्ट्रीम लेनी है, यानी कि बहुत फोकस होते हैं, उनको खुद के बारे में पता होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो प्राकृतिकवादी होते हैं, यानी कि नेचुरलिस्टिक होते हैं, जिनको नेचर, अपने आसपास का बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो कि हमें हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है, इन्होंने यही बोला कि हमारे आसपास जो बच्चे होंगे इनमें कई सारे तरीके की इंटेलिजेंस जो देखने को मिलेगी। इसी वजह से इन्होंने हमारी बुद्धि को क्या बोला, हमारी इंटेलिजेंस को इन्होंने नाम दिया यहाँ पे कि इंटेलिजेंस कैसी है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। इसका कोई एक आयाम नहीं है जिसके हिसाब से आप यहाँ पे बता पाओ कि ये इंटेलिजेंस है और ये कम इंटेलिजेंट। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के कुछ प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करती हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगेगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर का कोई भी सेट खोल के देखें, एक क्वेश्चन जो है सीडीपी में आपको इस टॉपिक का फिक्स और कंफर्म यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ मैथ्स के 1 से 2 ट्रिक यहाँ पे डिस्कस करूंगी और आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। अब चलिए हम हार्वर्ड गार्डनर के कुछ क्वेश्चन करें। अब यहाँ पे बोल रखा है एज पर हार्वर्ड गार्डनर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है। अब पहले ऑप्शन में बोल रखा है लेवल आर सेम अमंग ऑल चिल्ड्रन, यानी कि सभी बच्चों में जो लेवल होता है, जो स्तर होता है वो एक जैसा होता है, ऐसा तो कुछ उन्होंने नहीं बोला था। इसके अलावा यहाँ पे अगला ऑप्शन है कि जो जनरल एबिलिटी होती है वो आपका बायोलॉजिकल बेस नहीं होता। इस तरीके से जनरल और स्पेसिफिक जो आपकी एबिलिटी है वो एक्सपेरिमेंट द्वारा बताई गई है, ये यहाँ पे गलत है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है इज़ फिक्स फ्रॉम द बर्थ एंड डज नॉट अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कि जो बुद्धि है वो एक तरीके से जन्म के साथ ही स्थिर हो जाती है और जो हमारा जो परिवेश होता है, परिवेशिक कारक का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। जितना ज़्यादा आप एनवायरनमेंट के, अपने परिवेश के संपर्क में आओगे उतना ज़्यादा आप नई चीज़ें सीखोगे। लास्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जिसमें बोल रखा है कि हर किसी व्यक्ति में अलग अलग तरीके के इंटेलिजेंस और अलग अलग लेवल की इंटेलिजेंस जो है देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज बाय हार्वर्ड गार्डनर, इनमें से कौन सा जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का आपका हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बुद्धि नहीं बताई गई है। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इनके द्वारा बताई गई है, तो ये नहीं हो सकता। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि के बारे में इन्होंने नहीं बताया। इसके अलावा स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस, स्थायिक बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया, इसलिए ये भी नहीं होगा। और म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी कि संगीतिक बुद्धि के बारे में भी इन्होंने बताया। क्योंकि हमें नॉट वाले ऑप्शन को देखना था, इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। अब चलिए मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे बोल रखा है कि जो अनीता नाम की एक जो बच्ची है वो यहाँ पे पज़ल और प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर पा रही है और पज़ल और प्रॉब्लम के किस तरीके के कारक और प्रभाव यानी कि कॉज और इफ़ेक्ट है उसको यहाँ पे तर्क से ये बता पा रही है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अनीता के अंदर किस तरीके की, किस लेवल की आपकी हाई लेवल की इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी। अब देखिए तर्क कहाँ पे बच्चा लगाएगा, यहाँ पर अगर हम बोलें यहाँ पे बच्चा प्रॉब्लम कहाँ पे हल कर पाएगा, तो इसके लिए बच्चों के अंदर तार्किक बुद्धि होगी,
म्यूज़िक से इसका संबंध है नहीं। बॉडीली किनेस्थेटिक हमारे शरीर से संबंधित होता है। इंटरपर्सनल होता है जब हम किसी और की भावनाओं को समझते हैं। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है, अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, जिसमें बोल रखा है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो दूसरों की भावनाओं को, इमोशंस को, मूड को, यानी कि उनकी मनोदशा को, इनके इरादों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, उनके अंदर किस तरीके की बुद्धि होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये जो सेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये आपको पसंद भी आ रहे होंगे। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ मैथ्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करती हूँ, फिर आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। चलिए मैं आप लोगों के साथ मैथ्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक टॉपिक आपके साथ कवर करूंगी, जिसका प्रीवियस ईयर में आपने क्वेश्चन भी देखा होगा। यहाँ पे हमें कोई भी नंबर ऐसे दे दिया जाता है और ये बोला जाता है कि इसके फैक्टर के सभी सम आप निकालिए, यानी कि कोई भी संख्या आपको दे दी जाती है और ये बोला जाता है कि इसके सभी गुणनखंडों का योगफल आपको निकालना है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे और इस पे आप किस तरीके से ट्रिक लगाएंगे, जैसे जो भी आपको नंबर इस तरीके से दिया जाए। सबसे पहले तो आप इसके फैक्टर जो हैं ये तैयार कर लेंगे और फैक्टर तैयार करने के लिए सबसे पहले शुरुआत आपको 2 से करनी है। 2 से आपका ये नंबर कितने बार में कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 28। आई होप ये तो क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा 28 भी फिर से आपके 2 के पहाड़े में जाता है, तो आपने इस तरीके से लिखा। इसके बाद ये 14 यानी कि 14 भी 2 के टेबल से जाता है और 7 इसके बाद यहाँ पे आया आपका 7। अब 7 जो है 7 जो आपका एक बार में 7 के टेबल से चला जाता है। तो इस तरीके से आपके ये जो फैक्टर हैं वो क्या तैयार हुए। यहाँ पे आपका 2 नंबर आया, एक तो 7 और एक 2, यानी कि 2 और 7 आया। 2 कितने बार आया, 2 यहाँ पे आया आपका 3 बारी और 7 कितने बारी आया, 1। अगर आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है तो आप आराम से आगे का कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में निकालना है सम ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालने का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, या फिर आप कह लीजिए छोटा सा ट्रिक है। जो 3 की पावर 2 की पावर आई है, 2 की पावर कितनी आई, 2 की पावर 3, तो आप 2 की पावर 0 से यहाँ पे शुरू करेंगे। 2 की पावर 0, इसके बाद आगे जाएंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर कहाँ तक जाएंगे, 3 तक, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा ऐसे ही हम सेम 7 के लिए भी करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा के। 7 की पावर कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, तो 7 की पावर 0 से शुरू करेंगे। 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। बस आप इसको हल कर लीजिए, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे हम हल करेंगे, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8। इसके अलावा यहाँ पे 7 की पावर यहाँ पे कितना है, 0। 7 की पावर 0 मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 1। 7 की पावर 1 मतलब 7। बस आप इसको अब सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 13, 14, 15। तो इनको अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और इनको अगर जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 8। आप 15 और 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 120। यानी कि यहाँ पे हमें पता चला कि 56 के जो आपके गुणनखंड है, जो फैक्टर है, उन सभी फैक्टर का सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आपने प्रीवियस ईयर में इसके क्वेश्चन देखे होंगे। तो अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है मैथ्स का। आपको क्या करना है, 36 एक नंबर है, 36 के इसी तरीके से सम ऑफ फैक्टर आपको निकाल के कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि 36 का सम ऑफ फैक्टर कितना निकलेगा और 56 का कितना निकला, 120 निकला। और इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ जितने भी डेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसमें सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट कंटेंट को आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप ये डे 2 आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में और हर क्लास की आपको अपडेट जो है टेलीग्राम में मिल जाएगी कि आपकी नेक्स्ट क्लास कौन सी होने वाली है, किस कंटेंट पर होने वाली है। तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।